हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम लोग देखते हैं कि अब तक का 3 सेशन जो था बहुत इंफॉर्मेटिव था। ये 4th सेशन है, इसमें भी काफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने लिया है, वर्क एंड टाइम, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ये पहले आप इसको पॉज करो, यहाँ पे खुद से देखो कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया है, आप इसका सोल्यूशन खुद से ट्राई करो, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका वर्क एंड टाइम पे बेस्ड है। वर्क एंड टाइम पे क्या बोल रखा है, एबीसी अलोन कैन डू इट। तो आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट पता होगा वर्क एंड टाइम पे कैसे इसको करते हैं, एफिशिएंसी क्या होता है, टोटल वर्क क्या होता है। अब उस पे ये देखते हैं, ट्राई करते हैं कैसे बनाते हैं। एबीसी अलोन कैन डू इट इन 11, 33 एंड 48 डेज रिस्पेक्टिवली। दे ऑल स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर 2 डेज। 2 दिन के बाद ए चला जाता है। इन हाउ मेनी डेज, है ना, वॉज द रिमेनिंग वर्क वॉज कंप्लीटेड। ठीक है, पहले करता है 11 डेज में ए, 33 में बी, 48 में सी। टोटल वर्क विल भी कितना, 11, 3 एंड देन 48। ठीक है, 48 नहीं रखेंगे, 16 रखेंगे, है ना यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी 3 ले चुके हैं। ये हो गया आपका टोटल वर्क, क्योंकि इंटू करने पे भी आपको मिल गया ये आपका 48, तो ये हो गया 48 और 11 मतलब 48, तो ये हो गया 8 एंड देन 2 और ये 528। ठीक है, ये टोटल वर्क हो गया। अब एफिशिएंसी निकाल लो आप, इसके लिए हो गया 48, एफिशिएंसी इसके लिए हो गया 16 और इसके लिए हो गया आपका 11। ये हो गया आपका एफिशिएंसी। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, टोटल वर्क पता चल गया, एफिशिएंसी पता चल गया। अपना जो फॉर्मूला है ना, वो होता है टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क बाई एफिशिएंसी। बस इस पे ही अपने को रहना है। अब क्या बोल रखा है, दे ऑल स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर 2 डेज। ठीक है, ये तीनों मिलकर के काम को स्टार्ट करते हैं। तीनों का एफिशिएंसी मिला दो, ये हो गया 64, 75, तो 75 के एफिशिएंसी से काम हो रहा है। अच्छा, कितने दिन काम करते हैं, है ना, नेक्स्ट 2 डेज करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मिलकर के 2 दिन तो काम करते ही है। 2 दिन में कितना हो गया, 150 वर्क हो गया। इसका मतलब रिमेनिंग वर्क विल भी कितना, तो आप करना है 528, इसमें से 150 माइनस कर दो। इसका मतलब रिमेनिंग वर्क विल भी कितना, 8 एंड देन 5 मतलब 7 और यहां पे 378। क्लियर। तो ये रिमेनिंग वर्क को कौन करेगा, अब तो ए चला जाता है 2 दिन के बाद, कौन बचा, बी एंड सी। तो बी और सी अगर मिलके करे तो दोनों का एफिशिएंसी कितना हो गया, 27। इसका मतलब 378 को करता है 27 का एफिशिएंसी से। ये टोटल वर्क 378, एफिशिएंसी दोनों का 27। 9 से कैंसिल कर दो, 9 4 जा एंड देन 2 टाइम्स, 9 से 3 टाइम्स। ये कैंसिल होने पे कितना आ गया, 14 डेज। इसका मतलब नेक्स्ट 14 डेज में क्या है, वर्क पूरा का पूरा कंप्लीट। अब आप बताइए, कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम तो बताइए। ठीक है, टाइम क्या होता है, टोटल वर्क बाई एफिशिएंसी, और इसी पे बेस्ड आपको सारा कुछ करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज व्हाइल बी इन 22 डेज इफ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ऑल्टरनेट का काम है ना। तो स्टार्टिंग विद बी, मतलब फर्स्ट डे बी स्टार्ट कर रहा है। इसका मतलब फर्स्ट डे अगर बी तो सेकंड डे कौन, ए, उसके बाद बी, उसके बाद ए, तो इसी सीक्वेंस में काम हो रहा है। तो बोलते हैं देन इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी फिनिश्ड, कितने दिन में काम पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप करोगे यहां पे 18 एंड देन 22, तो यहां से 2, 9, 11, ये हो गया आपका टोटल वर्क। एफिशिएंसी निकाल लो, 18 मतलब 11 और यहां पे 9, ये हो गया एफिशिएंसी। ठीक है, अब इसको इनटू भी करना है तो 198 हो गया टोटल वर्क। ठीक है, ऑल्टरनेट जब भी आए ना तो यहां पे पेयरिंग कर लेना, पेयर टाइम वर्क। 1 पेयर मतलब 2 दिन, 2 दिन में काम कितना, 11 और 9 मतलब 20 वर्क हो रहा है। अच्छा, स्टार्ट कौन करता है, बी। इसका मतलब बी स्टार्ट करता है, तो यहां एंड कौन कर रहा है, ए एंड कर रहा है। क्लियर। अब क्या करना है, देखिए 20 के हिसाब से चलना है और 198 तक मिनिमम पेयर्स कितना, 9 पेयर्स, क्योंकि 9 इंटू 20 180। अगर हम यहां 10 लिख देना तो एक्सीड हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो आपको काम करना है 198 और 200 काम कर दिए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो मिनिमम पेयर्स पे चलना है। तो 9 पेयर मतलब 18 डेज, और 18 डेज में काम कितना, 180। यहां भी एंड कौन करेगा, ऊपर वाला देख के नीचे लिख देना है। ठीक है, यहां भी एंड कौन कर रहा है, 180। नेक्स्ट डे कौन आ रहा है, ए के बाद आएगा बी। इसका मतलब बी का एफिशिएंसी कितना है, 9, तो वो और 9 वर्क एंड जोड़ देता है। तो 19 डेज का वर्क कितना है, 189। इसका मतलब अब कौन बचा, इसके बाद बचा कौन, ए। तो अब ए अगर आता है नेक्स्ट डे, तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 11 यूनिट। करना कितना है, 8 यूनिट, तो बहुत जल्दी काम कर देगा, मतलब बहुत कम समय। तो फ्रैक्शन ऑफ टाइम जो है ना, वही आपको फाइंड आउट करना है। तो अभी तक का टाइम लिखो 19, रिमेनिंग वर्क ऊपर लिखना है, और जो इस काम को करता है उसके एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो। तो नंबर ऑफ डेज कितना, 19 होल 9/11, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है।
ठीक है, तो इसमें होपफुली कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्टरनेट का। तो हमेशा पेयर टाइम वर्क ऐसा बनाएंगे ना तो बड़ा इजीली इसको सॉल्व किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। ये भी वर्क इन टाइम से ही है। बोलता है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 57 आवर्स, मतलब 57 आवर्स में कोई एक काम कर रहा है ए। इसके बाद बी एंड सी, ये ए है, हाँ, बी एंड सी कैन डू इट इन 28 आवर्स। 28 आवर्स में कौन? बी एंड सी। वाइल ए एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 19 आवर्स। ए एंड सी, अब टोटल वर्क निकाल लीजिए, 19, 3 और ये हो गया 28। एफिशिएंसी विल भी कितना? तो ये हो गया 57, मतलब 28 हो गया इसका एफिशिएंसी। 28 अगर हटा दो तो 57 इसका एफिशिएंसी हो गया, और इसमें 19 मतलब 84। ये हो गया तीनों का एफिशिएंसी। लेकिन ये तीनों का नहीं है ना, ये ए का एफिशिएंसी है, जबकि ये बी प्लस सी का है और ये ए प्लस सी का है। तो यहां से हम सी इजिली बोल सकते हैं। सी इज इक्वल टू क्या होगा? 84 माइनस में 28, यहां पे 6, 7 मतलब 5, 56। ये किसका एफिशिएंसी है? सी का। इसी तरह बी का भी आप निकाल सकते हो। बी इज इक्वल टू क्या है? एफिशिएंसी विल बी 1। क्यों? क्योंकि 57 माइनस में 56, सी का एफिशिएंसी माइनस कर दो तो बी का एफिशिएंसी पता चल गया कितना? 1। अब आगे देखिए, हाउ लॉन्ग इन आवर्स विल बी अलोन टेक टू डू इट, मतलब पूरे काम को कौन कर रहा है? अब बी कर रहे हैं, तो इसका मतलब 19 इंटू में 3 और इंटू में 28, ये टोटल वर्क है, और इसको बी अपने एफिशिएंसी से कर रहा है। इसका मतलब बी का एफिशिएंसी है कितना? 1। 1 से डिवाइड कीजिए तो आप थोड़ा सा ये देखो ना, 9 3 जा 27 और यहां पे 8, इसका मतलब 8 6 जा 50 है ना, 7 8 जा 56। यूनिट में आपका 6 होना ही है, तो 6 आपको कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। इसका मतलब सी इज करेक्ट आंसर। मैंने पूरा मल्टीप्लाई किया नहीं, आपको यूनिट से, अगर देखो यूनिट में यूनिक नंबर था इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। अगर कोई एक 6 होता तो मुझे मल्टीप्लाई करना होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्या बोल रखा है? ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 13 एंड 52 डेज। 13 और 52 डेज, टोटल वर्क विल बी 52। एफिशिएंसी 4 और 1, ये हो गया टोटल वर्क। बोथ वर्क फॉर 2 डेज। अच्छा दोनों मिल गया, तो दोनों मिल गया तो कितना? 5। 2 दिन काम करता है, कितना काम कर दिया? 10। देन ए गोज अवे, मतलब ए चला गया। हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अच्छा रिमेनिंग वर्क कितना हो गया? तो 52 माइनस में 10, इसका मतलब कितना? 42। कौन करेगा? बी अलोन। तो बी का एफिशिएंसी कितना है? 1, तो 1 से डिवाइड कर दो। नंबर ऑफ डेज कितना? अब नंबर ऑफ डेज, आवर जो भी है 42, तो 42 ऑप्शन नंबर ए। डेज ही है ना, डेज, तो डेज लिख देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो ये सब क्वेश्चंस में इतना ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है ना। अब मेथड हो ही सकता है कि आपका डिफरेंट है, 1/, में आप कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एफिशिएंसी लगा के भी कर सकते हैं, आप 1/, में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब क्या बोल रखा है? 9 men और 8 women कैन डू अ जॉब इन 19 डेज। अब ये अलग टाइप का क्वेश्चन, टाइप 2 क्वेश्चन बोल सकते हैं वर्क इन टाइम का। तो 9 men और 8 women, मतलब यहां लिख सकते हैं 9 men और 8 women, दोनों का एफिशिएंसी आपस में सेम है, ठीक है। कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 19 डेज। 9 men वर्क फॉर 9 days, ठीक है, एंड लीव, उसके बाद चला जाता है, ठीक है। द नंबर ऑफ वुमेन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 8 days। अच्छा 8 दिन में ही कंप्लीट करना है, कितना वुमेन चाहिए होगा ये निकालना है। तो ये जब भी सबमिशन, मतलब ये क्या है ना, जब भी रिप्लेसमेंट का केस है, रिप्लेसमेंट मतलब क्या, कुछ लोग आ गए या कुछ लोग चले गए, तो वहां हम लोग सबमिशन यूज करते हैं, मैन इंटू डेज। तो M1D1 प्लस M2D2। इसका मतलब ये हुआ इनिशियली कितने लोग हैं, देखो अभी यहां वुमेन चाहिए ना, तो मैं यहां वुमेन ही कंसीडर करता हूं, मतलब लिखता हूं कि 8 वुमेन को कितना समय लगता है, 19 डेज। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहां भी वुमेन के टर्म में लिखेंगे 9 men मतलब, ठीक है, 9 men मतलब क्या, 9 men मतलब 8 वुमेन तो पता ही है मुझे, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं ना 8 वुमेन को कितना समय लग रहा है, 9 days। इसके बाद काम छोड़ के चले गए, ठीक है। अभी कितना वुमेन चाहिए, ठीक है। मैन, ये मैन लिखा हुआ है, मैन मतलब क्या, नंबर ऑफ वर्कर को भी डिनोट करते हैं। तो एम मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मैन है, एम मतलब नंबर ऑफ वर्कर भी बोल सकते हैं। तो नंबर ऑफ वर्कर कौन है, यहां वुमेन है, तो इजिली हम लोग इसको वुमेन कंसिडर कर सकते हैं। कितने दिन में काम करना है, 8 days में, बस M2 निकालना है। तो एक काम करो, इसको ले आओ इधर, तो 8 कैंसिल करने पे 19 माइनस 9, तो M2 इंटू 8, तो 8 से 8 कट गया। देन M2 इज इक्वल टू कितना वुमेन चाहिए होगी, तो 10, सॉरी डेज नहीं, 10 वुमेन। तो इसका मतलब 10 कहीं है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। तो 10 वुमेन चाहिए होगी 8 दिन में अगर काम कंप्लीट करना है तो आप जब वर्किंग टाइम पढ़े होंगे तो ये सब
कुछ पढ़े होंगे ये फॉर्मूलाज कैसे यूज करते हैं, ये सबमिशन हम कब लगाते हैं, ये तब लग जाए जब आपका रिप्लेसमेंट का केस होता है। कुछ लोग चले गए, कुछ लोग और आ गए, तो जो भी रिप्लेसमेंट का केसेस होता है वहां हम लोग सबमिशन लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और एम बेसिकली मैन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, नंबर ऑफ वर्कर को। डी इज स्टैंड फॉर नंबर ऑफ डेज। नेक्स्ट, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट है। अभी और की जगह क्या आ गया, एंड। तो बोलता है 13 men एंड 3 women कैन डू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 7 days। अच्छा, ये दोनों मिलकर के 7 days में काम कंप्लीट करते हैं। हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी जो होता है ना, टाइम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इज इक्वल टू 7 नहीं लिखा जा सकता है, 1/7 लिखना है। ठीक है, इसके बाद 5 men and 6 women, 5 men and 6 women, ठीक है, कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन सेम वर्क। दोनों में काम सेम है, कितने दिन में? 18 days में। ठीक है, तो सेम वर्क करना है, दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे। द नंबर ऑफ, है ना, द वर्क ऑफ हाउ मेनी वुमेन इज रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ मेन। हमको वुमेन को मेन के टर्म में निकालना है। ठीक है, ये क्रॉस कर दो आप, तो 13 men प्लस 3 women। अभी लिख लेते हैं, नेक्स्ट लाइन में इंटू कर देंगे। और ये जो वर्क है ना, यही वर्क को सेकंड में करना है, मतलब दोनों में सेम वर्क है, तो दोनों को आपस में इक्वल कर देते हैं। 18 यहां 5 men प्लस 6 women। अब इसको ब्रैकेट खोल के इंटू कर दो, 91 men प्लस 21 women। ये 90 हो गया मैन प्लस 108 women। ठीक है, अब ये जो है मैन इज इक्वल टू, ये 21 उधर कर दो माइनस, तो ये हो गया 7, ये हो गया 8। इसका मतलब यही मुझे चाहिए था, मैन जो है ना कितना वुमेन के इक्विवेलेंट है, तो 87, ऑप्शन नंबर ए, यही बोला है ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 24%, 18%, 20%। बड़ा कॉमन क्वेश्चन पूछा ही गया है हर शिफ्ट में। ठीक है, लेकिन यहां कैलकुलेशन में फंसना नहीं है एकदम भी। तो ऐसा आपको कैलकुलेशन करना है कि एकदम इजीली इसको निकाला जा सके। तो बोलता है क्या, इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट, तीनों को एक सिंगल डिस्काउंट में करना है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि डिस्काउंट है मतलब नेट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, -24 -18। ठीक है, माइनस प्लस 24 इंटू 18 बाई 100, ये किया जा सकता है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट जो आता है उसको -20 के साथ ले लेंगे, ये कर सकते हैं हम लोग। बट ये कितना हो गया, लेंदी हो गया। 12 1 कैरी मतलब 42, और प्लस ये वाला इंटू करो, 18 4 जा 72, 7 कैरी है, ये हो गया 43 मतलब 4.32। अब ये वाला प्लस माइनस कर लो, जो आएगा उसको सेकंड वाले। तो डेसिमल है ना, तो कैलकुलेशन करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो बेस्ट क्या होगा ना, हम लोग ऐसा करेंगे यहाँ पे कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, तो बोलते हैं मार्क प्राइस इनटू में 100 माइनस, ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट 1 बाई 100 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट 2 बाई 100। अब कल को पता चला कि तीसरा भी है, तो ऐसे चलते ही रहेगा ये। अब बस वैल्यू पुट करो ना। आप मान लो थोड़ी देर के लिए मार्क प्राइस कितना है, 100 रुपीज, कितना डिस्काउंट देते हैं, ये D3 भी लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला डिस्काउंट 24% का, 100 माइनस 24 76। दूसरा डिस्काउंट कितने का है, 18 मतलब 82 बाई 100। और थर्ड डिस्काउंट कितना है, 20 मतलब सीधा लिखो 80 बाई 100 लिख सकते हैं। ये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। अपने को डिस्काउंट निकालना है, निकाल लेंगे हम लोग। मार्क प्राइस कितना अज्यूम कर लिए, 100, कैंसिल कर दो। ये तो 4/5 हो गया। अच्छा 4/5 पता है क्या हो जाता है, 0.8 हो जाता है। अगर डेसिमल हटा देना तो यहां पे 10 आ गया। अब इंटू करो, 76 82 को इंटू कर लो, ये हो गया 12 1 कैरी 15 और ये 63 6 कैरी मतलब हो गया आपका 62। और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 16, 1 कैरी मतलब हो गया 25, 2 कैरी मतलब हो गया आपका 18, 1 कैरी मतलब 49। तो करीब करीब 49.85। तो आप अगर इसको इग्नोर भी करें ना तो 49.85 ये आ रहा है आपका क्या, सेलिंग प्राइस। एसपी इज इक्वल टू, ठीक है ना, क्योंकि 3 डिजिट था ना, यहाँ पे 100 था और यहाँ पे एक 10 था, तो इसका मतलब 3, तो ये हो गया आपका 49.856। तो 49.856, जरूरत नहीं है 6 लिखने, 85 रहने दो। अब ये क्या है, हमको डिस्काउंट निकालना है। डिस्काउंट क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस 100 अज्यूम किए, इसमें 49.6 माइनस कर दो, 49.85, तो 0.15 तो होगा ही, और साथ में क्या होगा, यहां बचा 99, तो 50 होगा, 50.15। ये हो गया अपना डिस्काउंट। अब परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है, तो परसेंटेज डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस
इंटू में 100, तो ये 50 पॉइंट बाई 100, 100 ऐसे ही कट जाएगा, तो 50.15 कहाँ ये दिख रहा है, तो देखिए 15 मतलब क्या, करीब करीब 14 के करीब होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज, है ना, करेक्ट आंसर। तो ये कैलकुलेशन से निपटना है, ये कैलकुलेशन अगर नहीं कर पाओगे एग्जामिनेशन हॉल में तो बड़ा मुश्किल है, और उसी टाइम पे करना है। तो एकदम ये टारगेट होना चाहिए, पहला तो टारगेट ये होना चाहिए, मुझे नहीं पता कि जीएस आपका कितना स्ट्रांग है, लेकिन आपका मैथ्स और रीजनिंग इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसके बेसिस पे आपको अपना सिलेक्शन तय करना है। तो ये याद रखना कि 30 क्वेश्चन जो मैथ्स का होता है ना, एकदम डुएबल होता है, 30 का 30 आप बना सकते हो। अगर बहुत दिन खराब है ना तो आप 28, 29, बहुत ज्यादा टफ मिल गया तो, लेकिन रेलवेज में ऐसा देखा गया कि सारा शिफ्ट ऑलमोस्ट मॉडरेट लेवल का ही होता है, तो 28, 29 तो इजीली आप निकाल लोगे वहां से, लेकिन एक्यूरेसी हमेशा मेंटेन करना, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी आपका डिस्काउंट का ही क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, द मार्क प्राइस ऑफ अ टच स्क्रीन टैबलेट इज 500, चलो मार्क प्राइस दे रखा है 500, इट इज सेल विद 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20 एंड 25%, अभी लिखे थे वही, तो 20% का पहला डिस्काउंट मतलब 80/100, और दूसरा है 25 मतलब 75/100, ये आपका 3/4 हो गया, और ये 4/5 हो गया, तो 4 से 4 भी कट गया, 5 से ये कट गया, इसका मतलब आपका जो अल्टीमेट मिल रहा है ना वो 300 पे मिल रहा है। कोई डाउट इसमें? एन एडिशनल 19% डिस्काउंट इज गिवन ऑन कैश पेमेंट, अच्छा कैश पेमेंट करोगे तो फिर से 19% का एक डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द टच स्क्रीन टैबलेट ऑन कैश पेमेंट, तो हमको कैश पेमेंट ही करना है, इसका मतलब हमको 19% का डिस्काउंट अभी भी अवेल करना है, तो इसका 19% क्या हो जाता है, 57 रुपीज, 57 माइनस कर दो, ये हो गया 3, 9 से 4, और ये हो गया आपका कितना, ये हो गया सॉरी 243, जो कि कहां है देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी में। बस, तो कैलकुलेशन बहुत फास्ट, यहां आप रुक नहीं सकते, यहां रुकना मतलब फिर बहुत मुश्किल है, थोड़ा भी रस्ट नहीं होना चाहिए आप में, एकदम फ्लो में चलना है आपको। चलो नेक्स्ट, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹112, ये आपका 112 सेलिंग प्राइस है, मैन को कितना लॉस हो गया, 20%, ठीक है। अगर 20 का लॉस हो गया, मान लो ये पेन को बेचना है, ये पेन को हमेशा हम लोग 100% पे बेचते हैं, बेचने वक्त 20% का लॉस, इसका मतलब 80% इसका सेलिंग प्राइस, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं ना, इतना क्यों लिखेंगे, जो मेरा 80% है उसका वैल्यू कितना, 112, बोलता है एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट ऑन इट, है ना, सेल इट टू गेन, इन ऑर्डर टू गेन एक्चुअली 50%, तो 50% का आपको गेन लेना है, तो आप सीधा कितना बेचोगे, 150%, क्योंकि 100 पे तो जनरली बेचते ही है, 50 का गेन भी करना है, 50 का प्रॉफिट भी करना है, इसका मतलब मेरा जो सेलिंग प्राइस होगा वो होगा 150%, क्रॉस मल्टीप्लाई 112 150/80, 0 कट गया, 8 से काट दो 1 और 4 टाइम्स, तो 14 इंटू 15 मतलब 210, तो रुपीज में कितना, 210, ऑप्शन नंबर बी। तो होपफुली कोई डाउट नहीं, 2 लाइन का समय और कुछ भी नहीं करना है, प्रॉफिट एंड लॉस को तो बहुत अच्छे से करना है क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनता ही है, ठीक है। नेक्स्ट, अ ट्रेडर लॉस कितना, 5% बाय सेलिंग अ शर्ट फॉर ₹950, ठीक है, ये आपका 950 सेलिंग प्राइस है, कितने का लॉस हो गया, 5% का, इसका मतलब 5% का लॉस, तो हम निकाल सकते हैं बाकी सारा कुछ सीपीयूपी, तो ही विल गेन X% बाय सेलिंग इट फॉर ₹1360, द वैल्यू ऑफ X, ठीक है, कितने परसेंट का हम गेन कर ले, कितने परसेंट का प्रॉफिट दे दे कि मुझे जो सेलिंग प्राइस है ना वो इतना मिल जाए। देखो ये शर्ट जो है ना, दोनों का सीपी सेम होगा क्योंकि सेम शर्ट है, सीपी सेम कर देते हैं, अपना फॉर्मूला एक, एसपी इज इक्वल टू क्या, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट या तो लॉस परसेंट बाई 100 इंटू में सीपी, हम डायरेक्ट भी कर सकते थे बट नहीं चाहिए, ठीक है, ये फॉर्मूला है ना, यहीं से बस बना लेंगे। अगर मुझे सीपी लिखना है, मान लो सीपी लिखना है, तो सीपी में क्या होगा, ये 100 ऊपर जाएगा, ये फैक्टर नीचे आएगा, तो आप ऐसा लिख सकते हो क्या, 100 पहले किस में लॉस है, मतलब 100 माइनस 5% मतलब 95 इंटू में सेलिंग प्राइस 950 इज इक्वल टू, अब फिर से सीपी निकालना है, सेम शर्ट का सेम सीपी, तो उसी शर्ट को अब गेन करना है, तो क्या लिखेंगे 100, कितना गेन करना है वो मुझे पता नहीं, X% है, रहने दो इसको, इंटू में सेलिंग प्राइस कितना है 1360, इसको सॉल्व करो, निकल आया 0 कट गया, ठीक है, और 95 5%, 95 से ये भी कट गया 10 बार, 10 से ये 0 कट गया 136, क्रॉस 100 प्लस X% इज इक्वल टू 136%, ठीक है ना, परसेंट हटा 136, देन X% इज इक्वल टू कितना, बस 100 माइनस कर दो 36%, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
तो ऐसा भी क्वेश्चंस था जो कि ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं पड़ा, इजिली निकल गया। ठीक है, अगर सीपी निकालते कोई फायदा नहीं है, सीपी निकाल के करोगे क्या, इसलिए दोनों सीपी को आपस में सेम कर दिया मैंने, तो इसलिए डायरेक्ट एक लाइन में ही सॉल्व हो गया बस। तो होपफुली ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा होगा आपको, जितना भी क्वेश्चंस किए। ठीक है, आप फिर से इसका 5th सेशन आएगा, वो आप प्लीज कंटिन्यू उसको देखना और अपना प्रिपरेशन को हमेशा अच्छा करो और रेक्टिफाई करो डे बाय डे। देखो कि कौन कौन से एरियाज मेरा प्रॉब्लमेटिक है, वो उस पर वर्कआउट करो। और कैलकुलेशन पे तो बहुत काम करना है, तो हर दिन कैलकुलेशन के लिए ना प्रैक्टिस करो। टेबल्स याद होना चाहिए आपको, स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। ये सारा कुछ अगर हो जाए ना तो आप बड़ा जल्दी इजिली क्वेश्चंस को लगा पाओगे। तो कैलकुलेशन पे बहुत ज्यादा वर्क करना, और कोई भी एग्जाम सब टाइम ओरिएंटेड है, तो टाइम को हमेशा दिमाग में रख के काम करना है। अगर आप स्लो है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, ये बात आप समझिए। आपको फास्ट होना ही पड़ेगा, है ना। कंपटीशन लेवल आपको पता है, एक पोस्ट के लिए कितने लोग हैं और सब डिजर्विंग है। ऐसा नहीं कि किसी को नहीं आता है, सभी को आता है, लेकिन जो जितना फास्ट बनाएगा उनका ही सिलेक्शन होगा। तो होपफुली थैंक यू। चलो इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो प्लीज, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।